तो आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट। और ऑपरेशन ऑन सेट बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हम लोगों ने इंटीजर्स में पढ़ा था कि इंटीजर्स में क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। वैसे ही जो है सेट में क्या होता है, सेट में जो है ये यूनियन, इंटरसेक्शंस, डिफरेंस, तो ये तीन चीज़ें होती हैं, ये सेट ऑन ऑपरेशन है। तो बिल्कुल उसी की तरह जैसे इंटीजर्स में हम या रियल नंबरों में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, वैसे ही जो है इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं यूनियन को। यूनियन क्या होता है, तो ऑपरेशन ऑन सेट में सबसे पहले यूनियन देख रहे हैं। तो यूनियन को देखते हैं। देखो इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मान लो एक सेट है ए और ए इज इक्वल टू है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है बी। बी है मान लो सपोज करो 2 3 4 5 ऐसे करके, और अब हमें इनका यूनियन निकालना है। ये सेट ए है और इसके एलिमेंट है 1 2 3 और ये सेट बी है, इसके एलिमेंट है 2 3 4 5। तो अब हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे। तो 1 2 3 पहले ए के एलिमेंट लिख दिए मैंने, फिर उसके बाद बी के लिख रहा हूं। तो बी के एलिमेंट क्या है, 2 3 4 5। तो 2 3 तो ऑलरेडी आ रखा है इसमें, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं लिखना इसको कि 2 3 4 और 5। अगर तुम ऐसे लिख भी दोगे तो ये 2 3 एक ही बार काउंट होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बार आ गया ये 2 3 आ रखा है, तो यहाँ पे सीधे 4 और 5 लिखेंगे ऐसे करके। तो ये ए यूनियन बी आ गया। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट हैं और बी के भी सारे एलिमेंट हैं, तो उसी को बोलते हैं यूनियन। तो यूनियन जो है दो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो सेटों का जो यूनियन होता है उस यूनियन में दोनों के ही एलिमेंट होते हैं, यानी कि उसमें ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी एलिमेंट होते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो x इज इक्वल टू पी क्यू और r। एक सेट ये है x और एक सेट है y इज इक्वल टू है q r s और t, और इसका यूनियन निकालना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x यूनियन y और इज इक्वल टू, पहले x के एलिमेंट लिख दो। तो x के एलिमेंट क्या है, p q r लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ देखो y के एलिमेंट q r s t। तो q r ऑलरेडी आ रखा है, बस s t रह गया, तो यहाँ पे s और कॉमा t ऐसे करके, तो ये आ गया x यूनियन y इज इक्वल टू पी क्यू आर एस टी, ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको। तुम चाहो तो ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो तो अब यूनियन समझ में आ गया होगा। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि x इंप्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ ए और x एलिमेंट ऑफ b। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x एलिमेंट है ए यूनियन b का, ठीक है, तो इफ एंड ओनली इफ x एलिमेंट ऑफ ए और x एलिमेंट ऑफ b, ये मतलब होता है इसका। अब क्या हुआ, अगर ये कंफर्म हो गया कि x एलिमेंट है a यूनियन b का, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो a का एलिमेंट है या फिर वो b का एलिमेंट है या फिर वो दोनों का एलिमेंट है, ये मतलब हो गया इसका। ठीक है, देखो अगर x एलिमेंट है a यूनियन b का, तो इससे हम जो है तीन कंक्लूजन निकाल सकते हैं, 3 कंक्लूजन। इससे 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, x एलिमेंट है a का, या तो x a का एलिमेंट है, या फिर दूसरा x एलिमेंट है b का, या फिर तीसरा x जो है एलिमेंट है किसका, दोनों का, a का भी और b का भी। ये मतलब होता है अगर x एलिमेंट हो गया a यूनियन b का, तो या तो वो a का एलिमेंट है या फिर वो b का एलिमेंट है या फिर वो दोनों का एलिमेंट हो सकता है। तो अब हम a यूनियन b का जो वेन डायग्राम होता है उसको समझेंगे थोड़ा। तो वेन डायग्राम को समझने से पहले थोड़ा यूनिवर्सल सेट को समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखो यूनिवर्सल सेट, मान लो जैसे सपोज करो कि ये n है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 डैश 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 इंफिनिटी तक, और यहाँ पे सपोज करो कि इवन नंबर का सेट है 2 4 6 ऐसे करके, ये इवन नंबर है। ऐसी ऑड नंबर का सेट है एक 1 3 5 7, ठीक है, इस तरह से ये ऑड नंबर का सेट है। ऐसे एक प्राइम नंबर का सेट भी लिख देता हूँ p। तो प्राइम नंबर का सेट हो गया तुम्हारा 2 3 5 7 इस तरह से। तो ये जो 3 सेट हैं, ये इनके लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो नेचुरल नंबर है, ये वाला सेट। ये क्यों, क्योंकि इन तीनों के जितने भी एलिमेंट हैं, ये ई ओ पी, ये जो 3 सेट हैं, इनके जितने भी एलिमेंट हैं वो इस नेचुरल एन वाला जो सेट है सबसे ऊपर वाला, इसके सारे एलिमेंट, इन तीनों के सारे एलिमेंट इसमें हैं।
इसलिए जो है ये इनका यूनिवर्सल सेट है n। एक बार फिर से देखते हैं हो क्या रहा है कि ये जो 3 सेट लिखे हुए हैं मैंने E O P, इनके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इस n वाले सेट में है। आ रहा समझ में? इसलिए ये वाला जो सेट है ऊपर वाला वो इन सब का जो है यूनिवर्सल सेट हो गया। एक दूसरे एग्जांपल से जो है यूनिवर्सल सेट को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो फिर से जो है एक सेट है A इज इक्वल टू A B C और एक दूसरा सेट है B इज इक्वल टू C D E F और एक तीसरा सेट है C इज इक्वल टू E F G H, ऐसे करके। ठीक है, अब यहां पे मान लो कोई सेट है X और X है A B C D E F G और H यहां तक। तो तुम देख रहे होंगे इसमें इन 3 सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे X में हैं। आ रहा समझ में? तो हम कह सकते हैं कि इन 3 सेटों का जो यूनिवर्सल सेट है उसको X को लिया जा सकता है। हम X को क्या कह सकते हैं कि X जो है यूनिवर्सल सेट है किसका? A B C का। क्यों है? क्योंकि A B C के सारे एलिमेंट X में है, तो इस तरह से जो है यूनिवर्सल सेट है। तो वो हर सेट यूनिवर्सल सेट हो सकता है जो दिए हुए जितने भी दिए हुए सेट हैं उनके सारे एलिमेंट अगर उसमें हों। ठीक है, अब वेन डायग्राम पे चलते हैं। तो वेन डायग्राम को हम फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि कोई सेट है A सेट है कोई और इसके एलिमेंट है P Q R ऐसे करके, और एक सेट है B, इसके जो एलिमेंट है वो है R S और T। ये मान लो ऐसे करके A और B 2 सेट है। ठीक है, तो A के एलिमेंट है P Q R और B के एलिमेंट है R S T। अब वेन डायग्राम बनाना है तो हम वेन डायग्राम के लिए क्या किया करो कि एक ऐसे रेक्टेंगल बनाया करो ऐसे करके, और इसके अंदर 2 सर्किल बना दिया करो, एक पहला सर्किल और ये दूसरा सर्किल, एक दूसरे को जो ऐसे कट करते हुए, और यहाँ पे लिखा करो U का मतलब वही है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये रेक्टेंगल तो यूनिवर्सल सेट को बताता है। फिलहाल हमारे पास 2 ही सेट है, ये A है और ये B है। तो ये तुम देख रहे होंगे ये जो कॉमन पार्ट होता है इसमें A और B के जो कॉमन एलिमेंट है उनको लिख दिया करो। तो अगर हम देखें यहाँ पे P Q R और यहाँ पे R S T है, तो R कॉमन है, इसको बीच वाले में तो R को लिख दो। अब A के एलिमेंट क्या है? A के एलिमेंट है P Q और R, तो यहाँ पे लिख देंगे P और Q, और R तो यहाँ पे आ रखा है। अब B के देखो, B में R S T है, तो B में R आ रखा है ये, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? S और T ऐसे करके। इसमें यूनियन वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला जो है पूरा का पूरा यूनियन वाला पोर्शन है, जिसको मैंने ये तुम देख रहे होंगे ग्रीन लाइनों से सेट कर दिया मैंने। ये वाला जो शेडेड रीजन है ये यूनियन को बताता है। आ रहा समझ में? ये जो ग्रीन कलर से कर दिया ये A यूनियन B को बता रहा है। तो ये A यूनियन B का हो गया। A यूनियन B का जो वेन डायग्राम है ना, ये बस केवल 3 तरीके से बन सकते हैं। मैं तुम्हें तीनों मेथड बता देता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, मैं तुम्हें बता रहा था कि इसमें 3 केस हो सकते हैं। तो पहला केस तो हमने पढ़ लिया, ये जिसमें A P Q R था और B R S T था, तो वेन डायग्राम ऐसे बन जाता है। अब मान लो सपोज करो कि दूसरा सेकंड में कैसे बन सकता है? ये सेकंड में फिर से इस तरह का वेन डायग्राम बन सकता है तुम्हारे पास। यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये A और यहाँ पे इस तरह से B हो, ये B है और ये A है। ये भी जो है किसको दिखा रहा है? A यूनियन B को। देखो कैसे ये कब बनेगा? जैसे मान लो सपोज करो कि A इज इक्वल टू P Q और R और S है, A इज इक्वल टू, और B इज इक्वल टू है Q R और S ये। तो हम देखते हैं इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि B जो है वो सबसेट है A का, B जो है सबसेट है A का, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में हैं। तो अगर इस कंडीशन में रहा तो इस तरह से वेन डायग्राम बनता है A यूनियन B का। ये A यूनियन B को दिखा रहा है, और A यूनियन B को फिर से मैं ये ग्रीन कलर से शेडेड कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, बस ये जो B वाला सर्किल है इसमें तुम चाहो तो इसके एलिमेंट्स को भी लिख सकते हो Q R S। मैं यहाँ पे B में यहाँ पे Q R और S छोटा छोटा लिखा हुआ है, हो सकता है तुम में से किसी को दिखाई ना दे रहा हो, पर ये Q R S लिख दिया मैंने। और क्या बच गया? ये Q R S और P यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि P एलिमेंट जो है वो B में नहीं है, तो P एलिमेंट A में है, तो ये लिख दिया। और A के अंदर B है, तो P Q R S जो है ये A के एलिमेंट है। तो इस तरह से बना देते हैं। और एक तीसरा केस हो सकता है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखते रहा करो, ये मैंने तुम्हें बता दिया अभी, यहाँ पे ये U लिख दिया मैंने। तो ये दूसरा वेन डायग्राम हो गया। अब थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस में जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बन सकता है। ये तब के लिए होता है जब A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो A यहाँ पे बन जाएगा और B यहाँ पे, ये A है और ये
बी है और ये फिर से ए यूनियन बी बन गया। ये थर्ड केस हो सकता है। ये कब पॉसिबल है? जैसे मान लो कि ए इज इक्वल टू सपोज करो पी क्यू और आर है, ठीक है, और बी इज इक्वल टू जो है एस टी है ये। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे तो आ गया पी क्यू आर और बी में आ गया क्या, एस और टी। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों को अलग अलग बनाना पड़ता है। पर यूनियन में क्या होगा, ऐसे करके इसको ग्रीन कलर से दिखा दिया मैंने, ऐसे करके ये यूनियन है। इन तीनों में जो यूनियन को दिखा रहा है वो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन, ये शेडेड पोर्शन जो है यूनियन को दिखा रहा है। तो इस तरह से 3 केसेस हो सकते हैं यूनियन का वेन डायग्राम बनाने के लिए। तो बस इन तीनों को ध्यान में रखना। अगर कुछ चीज कॉमन है तो इस तरह से बना दो, अगर सबसेट है एक सेट दूसरे सेट का तो इस तरह से बना दो, और अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो इस तरह से बना दो। तो अब तक हमने यूनियन क्या होता है, यूनियन की डेफिनेशन पढ़ ली है और यूनियन के वेन डायग्राम को भी देख लिया है। अब जरा यूनियन से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अब यूनियन से रिलेटेड कुछ लॉ और थ्योरम्स हैं उनको देखते हैं। मान लीजिए कि ए कॉमा बी कॉमा सी ये 3 सेट है, ठीक है, कोई से भी 3 सेट हो सकते हैं ये। तो सबसे पहला जो लॉ है यूनियन के लिए वो है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए होता है। इसको आइडेम्पोटेंट लॉ भी बोलते हैं। तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, मान लो जैसे ए इज इक्वल टू 1 2 और 3 है, ठीक है। तो अगर हम इसका यूनियन इसी से करा दें, ए यूनियन ए, क्या मतलब हुआ, 1 2 3 का यूनियन जो है किससे करा दें, 1 2 3 से ही, ऐसे करके। तो क्या आएगा भाई, 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 3। भाई इसके भी एलिमेंट होने चाहिए, इसके भी एलिमेंट होते हैं, लिख दिए, रिपीट होता नहीं है इसमें अलाउड। तो 1 2 3, तो यानी क्या आ गया, ये ए ही आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए। अब आ जाओ दूसरा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हो गया कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। चाहे आप ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, एक ही बात आएगी। जैसे मान लो सपोज करो ए इज इक्वल टू 1 2 और 3 है और बी इज इक्वल टू 3 4 और 5 है। ये ए और बी दोनों लिख दिए मैंने। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो क्या आएगा, ए यूनियन बी 1 2 और 3, और उसके बाद 3 तो आ चुका है, इससे 4 और 5 आ जाएगा, तो 4 5 लिख दिया मैंने ऐसे करके। और बी यूनियन ए क्या आएगा, बी यूनियन ए, तो पहले बी के लिख देते हैं 3 4 5, यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5। अब इसमें ए के क्या है, 1 2 3, तो 3 आ रखा है, केवल 1 और 2 लिखना है, तो ऐसे करके। तो तुम देख रहे होंगे ए यूनियन बी और बी यूनियन ये एक ही बात है। ये 1 यहाँ पे तो ये आ रखा है, 2 ये आ रखा है, 3 ये आ रखा है, 4 ये आ रखा है और 5 ये आ रखा है। बस ये आगे पीछे है। तो पिछली क्लासेस में मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि इसमें जो ऑर्डर होता है वो क्या है, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ऑर्डर की। यानी कि सेट में जो है ऑर्डर महत्वपूर्ण नहीं होता, आप किसी को भी लिख लो, पहले दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सेट सेम ही है, तो इसलिए जो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए हो गया। तो इसको बोलते हैं हम क्या, कम्यूटेटिव लॉ। और ऐसे ही जो है ये एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ जो है ए यूनियन और बी यूनियन सी है, और यहाँ पे तुम देख रहे हो पहले ए यूनियन बी कर रखा है फिर यूनियन सी कर रखा है। तो अगर मान लो तुम्हें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, पहले ए यूनियन बी निकाल दो और फिर उसके बाद यूनियन सी कर दो, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले बी यूनियन सी निकाल दो और फिर जब बी यूनियन सी आ जाए तो उसके साथ जो है ए यूनियन कर दो, ए यूनियन बी यूनियन सी कर दो। मान लो ए इज इक्वल टू पी क्यू है और बी इज इक्वल टू क्यू आर है और सी इज इक्वल टू जो है एस टी है। इनको करली ब्रैकेट के अंदर बंद करके रखते हैं सेट को। अब ये सेट हो गया, तो ये ए बी सी 3 सेट हो गए, ए के एलिमेंट पी क्यू, बी के क्यू आर और सी के एस टी। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए के एलिमेंट क्या है, पी कॉमा क्यू, यहाँ पे लिख दिया पी कॉमा क्यू, और इसका यूनियन करा रहे हैं हम किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो यहाँ पे बी कितना है, बी है क्यू कॉमा आर और यहाँ पे यूनियन का साइन लगा देंगे, और सी है एस टी, एस कॉमा टी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा पी क्यू, पी कॉमा क्यू। अब इसका इसको तो ऐसे ही रखो, यहाँ पे यूनियन का साइन लगाओ, इन दोनों का कि यूनियन क्या होगा, क्यू आर और एस टी का। तो ये आ जाएगा क्यू आर एस और टी, ऐसे करके। अब इनका भी जो जब हम यूनियन बनाएंगे तो ये आ जाएगा पी कॉमा क्यू कॉमा आर एस और टी। तो ये आ गया। ऐसे ही अगर हम किसको निकाले, इसको ए यूनियन बी यूनियन सी को, तो वो यही आ जाएगा पी क्यू आर एस टी। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ।
अब उसके बाद आते हैं ये आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है? देखो अगर हम ए यूनियन फाई, ये नल सेट है, अगर हम ए यूनियन नल सेट करें तो क्या आ जाएगा? ये ए ही आ जाता है, ए, क्योंकि ए मान लो जैसे ए इज इक्वल टू पी क्यू और आर है, ठीक है, और बी जो है नल सेट है ऐसे करके। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन करें ए यूनियन बी तो क्या होगा भाई? इस नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो पहले इसके एलिमेंट लिख देंगे, ये आ जाएगा ए के एलिमेंट क्या है? पी क्यू आर, और बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, नल सेट है, तो बस हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया? ये ए ही आ गया, ए है ना, ये बी क्या था? नल सेट, कोई भी एलिमेंट नहीं था इसमें। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नल सेट के साथ यूनियन बनाएंगे किसी सेट का तो वही आ जाता है। अब दूसरा देखो ये क्या है? ये है ए और यूनियन, और ये यू है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम किसी का भी यूनियन कराएं तो वो यूनिवर्सल सेट ही आता है। मान लो ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर का है, 1 2 3 ऐसे करके डैश डैश पूरा, और यहाँ पे इवन नंबर का जो सेट है वो है 2 4 6 ऐसे करके। अब मैं इनका यूनियन निकाल रहा हूँ, एन यूनियन ई, तो एन यूनियन ई क्या आएगा? तो सारे एलिमेंट आएंगे दोनों के, इसके भी और इसके भी। तो हम देखते हैं ये इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो नेचुरल नंबर इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये जो इवन नंबर होते हैं, ये इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर को माना जा सकता है। तो कभी भी अगर किसी भी सेट का यूनियन उसके यूनिवर्सल सेट से कर देंगे, ये मैं दोनों सिंबल जरा एक जैसे लगते हैं तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा बना दिया है, ये भी यू ही लगता है और ये भी, दोनों दरअसल यूनिवर्सल सेट और यूनियन के सिंबल एक जैसे लगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट से करेंगे तो क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाता है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3 है और b इज इक्वल टू 2, 3, 4 और 5 है। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b, इसको इंटरसेक्शन का सिंबल a इंटरसेक्शन b ऐसे करके, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो a और b दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है इसमें? ये 2, 3 इसमें भी आ रखा है और 2, 3 इसमें भी आ रखा है, तो कॉमन क्या है? 2, 3। तो a इंटरसेक्शन b जो है वो 2, 3 ऐसे करके, ये 2, 3 जो है a इंटरसेक्शन b आ गया। तो इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ पे हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x और इंप्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ a एंड x एलिमेंट ऑफ b, दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। इस तरह से इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या बताता है ये? कि अगर a, या ऐसे समझ लो तुम कि अगर ये पता चल गया हमको कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अगर x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का, तो डबल इंप्लाइज, या इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, कब हो सकता है? जब x एलिमेंट हो a का एंड x एलिमेंट होना चाहिए b का, दोनों का एलिमेंट होना चाहिए ये। तो ऐसे करके इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे कोई सेट है E इज इक्वल टू है P, Q, R, S, और एक सेट है F इज इक्वल टू है R, S, T और U। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालना है, हमें क्या निकालना है? E इंटरसेक्शन F। तो E इंटरसेक्शन F निकालना है तो हमें ऐसे एलिमेंट देखने पड़ेंगे जो E और F में दोनों में कॉमन हो। तो कौन है कॉमन? एक R यहाँ आ रखा है तो यहाँ भी आ रखा है, S यहाँ भी आ रखा है तो यहाँ भी आ रखा है, तो R और S कॉमन है। बस ये इसका जो है क्या हो गया? इंटरसेक्शन। तो एक होता है डिसजॉइंट सेट। यहाँ पे समझ लो डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, जैसे मान लो सपोज करो कि A इज इक्वल टू 1, 2, 3 है और B इज इक्वल टू जो है 4, 5, 6 और 7 है ऐसे करके। तो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें A इंटरसेक्शन B, तो हम देखते हैं A इंटरसेक्शन B कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या आ रहा है? ये नल सेट। तो अगर A इंटरसेक्शन B नल सेट आता है तो हमेशा ध्यान रखना A और B जो है कैसे सेट हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट। उन्हीं को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेटों का इंटरसेक्शन नल सेट आता है तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो ये डिसजॉइंट भी हो गया। अब चलते हैं इंटरसेक्शन के वेन डायग्राम को कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाने के लिए वही पहले एक रेक्टेंगल बना दो। तो यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया।
ये रेक्टेंगल बन गया, इसमें 2 सर्कल बना दो ऐसा करके, अमूमन 2 ही उसका बनाते हैं हम, ठीक है, 2 सेटों का इंटरसेक्शन। तो मान लो ये सेट इंटरसेक्शन है ए, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन का मतलब हो गया कि कॉमन वाला हिस्सा है, तो इन दोनों का कॉमन वाला हिस्सा ये है, ये जो दोनों के पास है, ये देख रहे हो तुम, ये ब्लैक से, इसी को कहते हैं हम क्या, ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हो गया, ये वाला बीच वाला हिस्सा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ए इज इक्वल टू पी क्यू और आर होता, और बी इज इक्वल टू आर एस और टी होता, तो हम कैसे लिखते हैं इसको? इन दोनों में कॉमन कौन है? आर, तो ये यहाँ पे तो आर आ जाता ये वाले, इस वाले हिस्से में, और बाकी ए में पी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू लिख देते हैं, और यहाँ पे एस टी है, तो इसको एस और टी को कहीं पे भी लिख दो ऐसे करके। तो दोनों में आर है ये वाला हिस्सा, तो ये जो है कॉमन है दोनों का, तो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके से दिखा देते हैं इसमें। अच्छा, इसको हम ऐसे करके बना सकते हैं, इस वाले को, वेन डायग्राम को, जब एलिमेंटों का पता नहीं होता तो ऐसे करके बना दो, ए यहाँ पे लिख दिया और बी यहाँ पे लिख दिया, और ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है, ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके बना देते हैं इसको, तो ये ए इंटरसेक्शन बी बन गया। एक इसमें दूसरा केस हो सकता है, मान लो जैसे ये पहले रेक्टेंगल बना दिया एक ऐसे करके, अगर ये ए सेट है ए और इसके अंदर बी सेट है ऐसे करके, इसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि बी जो होता है वो सबसेट होता है ए का, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी के सारे एलिमेंट ए में आ गए, तो इस कंडीशन में ये जो पूरा का पूरा बी पार्ट होता है यही इंटरसेक्शन है पूरा का पूरा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो a इज इक्वल टू 1 2 3 और 4 है, और b इज इक्वल टू 3 और 4 है, कितना है? 3 और 4, तो तुम देख रहे होंगे b जो है वो सबसेट हो गया किसका? a का। तो यहाँ पे इस b वाले में क्या एलिमेंट आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएगा 3 और 4, और a में क्या है? 1 2, तो 1 और 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो ये देख रहे हो तुम 1 2 3 4, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? a इंटरसेक्शन b क्या होगा इसमें? a इंटरसेक्शन b जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है 3 4, यानी कि 3 4 कौन है? b, 3 4 कौन है? b, तो पूरा का पूरा b आ जाता है। तो बस इसको क्या कर देंगे ऐसे करके ये, और इसमें तीसरा वाला केस नहीं होता, थर्ड वाला केस हम ऐसे करके बनाते थे ना, ऐसे करके करते थे, उसमें 2 जैसे यूनियन में देखा होगा तुमने, एक यहाँ था और एक यहाँ था, अगर यहाँ पे a है और ये b है तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो a इंटरसेक्शन b आएगा वो नल सेट होगा, ठीक है। बस, तो जिस तरह से यूनियन के लिए कुछ थ्योरम्स थी वैसे ही जो है इंटरसेक्शंस के लिए भी सेम थ्योरम होती है। तो इसमें भी आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। पहला जो लॉ है इसका या थ्योरम समझ लो वो है a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a। अगर हम a का इंटरसेक्शन a से कराएं तो a ही आ जाएगा। मान लो जैसे a इज इक्वल टू p q और r है। अब अगर हम a का इंटरसेक्शन a से करा दें, ठीक है, तो क्या होगा भाई? p q r, और इसका इंटरसेक्शन कराना है हमें p q r से, p q r। तो इसमें कॉमन क्या है? इसमें p भी कॉमन है, q भी कॉमन है, r भी कॉमन है, तो पूरा p q r आ जाएगा, p q r ऐसे करके। और फिर p q r की वैल्यू क्या है? a, तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन a क्या होता है? a। इसी तरह से a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a होता है। अब मान लो एक दूसरा सेट ले लेते हैं b मान लो सपोज करो कि q r और s है ये। अब मैं सबसे पहले a इंटरसेक्शन b निकाल रहा हूँ। a यही वाला है, ऊपर वाला जो a है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? तो दोनों के कॉमन क्या है? इसमें a में p q r है और इसमें q r s है, तो a इंटरसेक्शन b आ रहा है q r, q r। ये चलो कर लेते हैं इसको। पहले a के एलिमेंट लिख रहा हूँ। a के एलिमेंट है p q और r, इंटरसेक्शन b के एलिमेंट है q r s। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है q और r, तो यहाँ पे लिख देंगे q और r ऐसे करके, ये आ गया। ऐसे ही अगर हम b इंटरसेक्शन a निकालते तो b इंटरसेक्शन a में पहले इसको लिख देते फिर इसको लिख देते। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में q और r कॉमन आता तो फिर से q r आ जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन, सॉरी ये इंटरसेक्शन है, a इंटरसेक्शन b जो है वो b इंटरसेक्शन a के इक्वल होता। तो ये वाला लॉ कौन सा था? कम्यूटेटिव लॉ, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। इसी तरह से हम ये एसोसिएटिव लॉ है। मान लो हमारे पास 3 सेट है a, b, c, और इनकी वैल्यू रख लो कुछ। मान लो a जो है 1 2 है, ठीक है, b जो है 2 और 3 है, और c जो है वो 3 और 4 है।
तो इस वाले को हम प्रूव कर सकते हैं इससे। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, अब मान लो सपोज करो हमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो तुम चाहो तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल करके फिर उसका इंटरसेक्शन सी से कर दो, या तुम चाहो तो पहले इसको बी इंटरसेक्शन सी निकालो और उसका इंटरसेक्शन ए से करो, तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तुम करके देखोगे तो बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये देखो जरा आइडेंटिटी लॉ, ये लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है ये। अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर हम यूनिवर्सल सेट से करते हैं तो वही आ जाता है ये। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सल सेट है एन से दिखा रहा हूँ मैं, ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 डैश डैश डैश, ये नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 5, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और मान लो एक इवन नंबर का सेट है ये 2 4 6, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो इवन नंबर होते हैं इसके लिए हम नेचुरल नंबर को क्या मान सकते हैं, ये इसका यूनिवर्सल सेट है, तो मैंने यू लिख दिया इसको। अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन करूं, इसका और इसका, तो तुम देख रहे होंगे ये वाला सेट आ जाएगा पूरा का पूरा, कौन सा, ई वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका यूनिवर्सल सेट ये था, तो अगर मैं इसके यूनिवर्सल सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन करा रहा हूँ किसका, ई का, तो क्या आ रहा है, ई आ जा रहा है, ये 2 4 6 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये वाला लॉ है ये। और अगर मान लो ए कोई सेट है और इसका इंटरसेक्शन हम नल सेट से कराएं, तो हमेशा जो है नल सेट आता है। कैसे, मान लो ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, ऐसे करके 3 एलिमेंट्स ले लिए इसमें। और नल सेट तो तुम्हें पता ही है, नल सेट क्या होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसको ऐसे करके भी दिखाते हैं। तो जब इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, फिर नल सेट ही आएगा। तो इसलिए जो है ए इंटरसेक्शन नल सेट जो है हमेशा क्या हो जाता है, नल सेट हो जाता है। अब हमारे पास एक लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसको देखते हैं। ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। जो इंटरसेक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किस पे, यूनियन पे। मान लो 3 सेट है ए बी सी और हमारे को है ए और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसे करके। तो ये यूनियन है बी यूनियन सी और ये इंटरसेक्शन है, तो ये क्या है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, आप पहले ए इंटरसेक्शन बी और फिर यहाँ पे यूनियन का साइन लगाओ और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ये ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। ऐसे ही जो है यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। मान लो ए यूनियन, तो ए यूनियन और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किस पे, इंटरसेक्शन पे। कैसे हो जाएगा, ये आएगा ए यूनियन बी, ऐसे करके, और यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है फिर इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ऐसे करके। तो ये दो जो है इंपॉर्टेंट लॉ है किस पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। एक होता है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर यूनियन पे, और एक यूनियन जो होता है वो हो जाता है किस पे, इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट्स। तुम चाहो तो इनको प्रूव भी कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लो ए ले लो, कुछ ए को 1 2 3 ले लिया और बी को ले लिया हमने 3 4 और 5, और सी को भी ले लेते हैं कुछ, सी को ले लिया 4 5 और 6 ले लिया सी को, ऐसे करके। तो इसको तुम प्रूव कर सकते हो आराम से ना। जैसे यहाँ पे बी यूनियन सी है, तो बी यूनियन सी क्या होगा, 3 4 5 और यहाँ पे 4 5 6 है, तो बी यूनियन सी हो जाएगा 3 4 5 6। तो यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 4 5 और 6, ऐसे करके। तो ये तो हो गया बी, क्या, बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन किससे कराना है, ए से, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाओ। ए क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 2 और 3, ऐसे करके। तो अगर हम इसका इंटरसेक्शन कराएंगे तो हम देख रहे हैं कॉमन क्या है दोनों में, 3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। तो ये तो था LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS देखते हैं। ये RHS में क्या कह रहा था ये, कि पहले A इंटरसेक्शन B कराओ। तो A इंटरसेक्शन B क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यूनियन, यहाँ पे यूनियन का साइन लगाओ। A इंटरसेक्शन C, तो A और C, तो हम देखते हैं A और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नल सेट, ऐसे करके 5। और तुम देख रहे होंगे नल सेट का किसी के साथ भी यूनियन क्या आता है, वही आ जाता है, ये वाला सेट, तो 3 आ जाएगा। तो दोनों साइड 3 3 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू RHS। ये RHS थी, तो RHS भी 3 आ रखा है और LHS भी 3 आ रखा है, तो हो गया इक्वल। ऐसे ही तुम चाहो तो इसको भी जो है प्रूव कर सकते हो किसी एग्जाम्पल की मदद से। तो
तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, दोनों लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे। तो आप पढ़ रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसका मतलब होता है कि दो समुच्चयों का अंतर। तो उसमें देखो, मान लो इसको समझने के लिए फिर से दो सेट ले लेते हैं। एक ए इज इक्वल टू मान लो सपोज करो 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू मान लो 3 4 5 और 6 है, ऐसे करके। अब हमें निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब हो गया कि a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए। तो a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए कौन कौन से, जैसे 1 b में है, नहीं है तो एक तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 2 भी नहीं है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 3 है, इसको नहीं लिखेंगे। 4 भी है, इसको नहीं लिखेंगे। ये आ गया a माइनस बी, यानी कि a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है। अगर मान लो हमें b माइनस ए निकालना होता तो b माइनस ए का मतलब क्या हो गया कि b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है। तो b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है, जैसे 3 तो है, 4 भी है, 5 और 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, 6 ऐसे करके। तुम देख रहे होंगे ये a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है डिफरेंस। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में a माइनस बी का मतलब हो गया कि x इंप्लाइज दैट x एलिमेंट ऑफ a एंड x एलिमेंट नहीं है किसका, b का। अगर x जो है, इसका मतलब ये हुआ कि x एलिमेंट है अगर a माइनस बी का, तो डबल इंप्लाइज, या इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, कब x एलिमेंट होगा a का एंड x एलिमेंट नहीं होना चाहिए किसका, b का। ऐसे करके दिखा देते हैं इसको। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, देखो वेन डायग्राम देखते हैं। इस वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाओ, ऐसे करके बना दो। रेक्टेंगल बना दिया और दो सर्किल बनाओ, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके दो सर्किल बना दिए। और यहाँ पे a और b, और a b के कॉमन एलिमेंट यहाँ पे लिख दिया करो। तो a b के अगर मैं कॉमन एलिमेंट लिखूं तो इसमें a और इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, b इज इक्वल टू 3 4 5 6 है। तो सबसे पहले इनमें कॉमन क्या था, तो कॉमन में 3 4 है, तो यहाँ पे 3 4 को लिख दिया मैंने, 3 और 4। अब a b देखो, यहाँ पे जो बच गया है वो a के एलिमेंट हो गए। a के एलिमेंट कौन होंगे, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और 2। और b के बचे हुए एलिमेंट कौन है, 5 और 6। अब देखो इसमें सबसे पहले a माइनस बी कौन सा होगा, a माइनस बी वाला सेट। तो a माइनस बी ये है, a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए। तो ये वाला जो है ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ये बताता है किसको, a माइनस बी को। और ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बताएगा किसको, b माइनस ए को। ये जो है b माइनस ए को बताता है, यानी कि इसमें रेड वाले पोर्शन में b के ऐसे एलिमेंट है जो a में नहीं है। तो b में ऐसे एलिमेंट कौन है, 5 और 6 केवल। आ रहा समझ में। और ये बढ़िया हो गया। ये तुम देख रहे हो, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये इंटरसेक्शन है। ये बीच वाला पोर्शन क्या है, अभी पढ़ा था ना हमने, ये वाला। इसका खैर कोई लेना देना नहीं, पर बता रहा हूँ, ये a इंटरसेक्शन b है, दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो ये बढ़िया हो गया। यहाँ पे तुम्हें a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b, ये दोनों मिल गया। और यूनियन क्या होगा, ये पूरा रेड ग्रीन वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन और ये बीच वाला पोर्शन, ये जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, यूनियन। देखो इस केस में क्या होगा, अगर मान लो कि a सबसेट हुआ b का, मान लो सपोज करो जैसे थोड़ी देर के लिए a इज इक्वल टू मान लो थोड़ी देर के लिए पी क्यू है, और b इज इक्वल टू जो है p q r है। ये इस तरह से है, a इज इक्वल टू पी क्यू और b इज इक्वल टू पी क्यू आर। तो a सबसेट हो गया b का। अब अगर हम a माइनस बी निकालेंगे, अगर मैं a माइनस बी निकालूंगा तो a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं होने चाहिए, तो पूरे का पूरा है, तो नल सेट आ जाता है, कोई कुछ भी नहीं है। अरे आ रहा है समझ में। तो अगर a b का सबसेट हुआ और तब हम a माइनस बी निकालेंगे तो नल सेट आ जाता है। तो एक बार जरा फिर से देख लेते हैं। अगर हमें मान लो एक वेन डायग्राम बनाना है किसके लिए, a माइनस बी के लिए, तो यहाँ पे a है और ये हमारा हो गया b सेट, ये a सेट हो गया, ये b सेट हो गया। तो a माइनस बी कहाँ पे मिलेगा हमको, ये हो गया हमारा a माइनस बी। ये मैंने तुम लोगों को बताया था पहले, ये वाला पोर्शन है a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी। और b माइनस ए ये वाला है, b के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है, b माइनस ए ये वाला है, ये हो गया b माइनस ए। यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो a माइनस बी है, a माइनस बी वो जो है क्या है, वो सबसेट है किसका, a का। b माइनस ए माइनस बी सबसेट है a का। और b माइनस ए ये जो है ये सबसेट है किसका, b का। भाई b माइनस ए वाला पोर्शन है, ये सबसेट हो जाएगा b का, क्योंकि है कि नहीं है, b का सबसेट हो जाएगा।
और तुम देख रहे हो अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालें, किसका, a माइनस बी का अगर इंटरसेक्शन निकालें, किससे, b माइनस ए से, ये ग्रीन वाला और रेड वाला इसमें देख रहे हो तुम, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, दोनों का कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, नल सेट। तो इन तीन चीजों को भी ध्यान रखना। तो आप पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो सपोज करो कि एक यूनिवर्सल सेट है ये U, इसको मैंने 1 2 3 डैश 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 10 तक बता दिया। एक यूनिवर्सल सेट है, किसके लिए ये यूनिवर्सल सेट, मान लो A इज इक्वल टू है 1 2 और 3, B इज इक्वल टू है 4 5 और 7, और एक सेट और है C है मान लो 8 9 और 10, ऐसे करके। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा, देखो अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था ना, तो u माइनस ए का मतलब क्या होगा, u माइनस ए, ये u है, तो इसका मतलब ये हुआ कि u के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं होने चाहिए। तो a में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, इनको छोड़ के बाकी पूरा, तो क्या आ जाएगा इसमें, ये आ जाएगा हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ a में आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गया 4 से लेकर के 10 तक। ऐसे ही हम चाहें तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का मतलब हो गया यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस कर दो, तो u माइनस बी, तो u माइनस बी 4 5 7 को छोड़ के बाकी सारे, तो 1 2 3 भी आ जाएगा इसमें, फिर 4 5 7 नहीं आएगा, तो और कौन आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 7 है, 8 आएगा, 9 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम, तो ये इस तरह से कॉम्प्लीमेंट निकाले जाते हैं। ऐसे ही हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी भी निकाल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको छोड़ करके बाकी सब, तो 1 2 3 डैश 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 7 तक आ जाएगा ये भाई 3, उसके बाद बचा क्या 4 5 6, तो लिख देता हूँ, चलो 4 5 6 को भी लिख दिया, 4 5 और 6 ऐसे करके, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी आ गया। तो इस तरह से निकाल देते हैं। अब जरा यहाँ चलते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। यहाँ पे जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखते हैं किसी का, जैसे ये यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो, तो u माइनस ए और इज इक्वल टू x implies that x एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड x एलिमेंट नहीं होना चाहिए a का, ये होता है कॉम्प्लीमेंट ए। कॉम्प्लीमेंट ए का मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए उसमें सिवाय ए के छोड़ करके, ए के सारे एलिमेंट बाहर निकाल दो और पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट लिख दो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसमें दो रूल्स हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के लिए, कि जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये फिर से ए आ जाता है, एक तो इसको देखना है हमको, और किसी भी यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो जो है नल सेट आता है। कैसे, मान लो कि एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं फिर से, अभी जैसे एक एग्जांपल में ले रखा था हमने 1 2 3, अभी इससे पहले ले रखा था ना 10 तक, इसी को ले लेते हैं। और मान लो इसमें a इज इक्वल टू 2 4 6 और 8 है ये। अब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, a का कॉम्प्लीमेंट, मान लो a का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, a का कॉम्प्लीमेंट, तो इनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट a को छोड़ करके, तो क्या क्या है 1 3 5 7 और 9 और कितना आ जाएगा इसमें 10, ये कॉम्प्लीमेंट ए आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट ए को बी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को बी मान लो, और बी इज इक्वल टू क्या आ गया अब हमारे पास, बी इज इक्वल टू आ गया 1 3 5 7 9 और 10। अब फिर से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी के एलिमेंटों को छोड़ करके बाकी यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट है, तो कौन कौन है 1 3 5 7 9 10 को हटा दो और बाकी जो बचे हुए हैं यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंटों को लिख देंगे। तो वो आ रहे हैं हमारे पास 2 4 और 6 और 8, ये आ गया। तो हम देखते हैं 2 4 6 8 क्या है, 2 4 6 8 तो ये है ए, तो इसका मतलब बी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया ए, और बी डैश क्या था, बी क्या है, बी जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, ये बी क्या है, बी जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है और बाहर से इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो फिर से ए आ जाता है। तो ये पहला वाला था। और दूसरा आसान है, देखो अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ये यूनिवर्सल सेट है, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट आएगा जिसमें ये एलिमेंट नहीं होने चाहिए, भाई वही तो होगा। तो ये एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा नल सेट। u का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u का कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस यू, तो u माइनस यू क्या हो जाएगा नल सेट, तो बस इसलिए फाई आ रखा है।
तो अब चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसको किसी किसी बुक में थ्योरम भी लिखा हुआ रहता है, तो देख लेना तुम्हारी बुक में जो भी लिखा हो। तो पहला जो लॉ है डी मॉर्गन्स का वो है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और जो दूसरा लॉ है वो है ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह यूज होते हैं ये। तो इनको तुम लोग आराम से प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं यू मान लो 1 से लेकर के 1 2 3 डैश 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 10 तक ले लेते हैं। और इसमें हम देखते हैं 3 सेट आ रखे हैं ए बी सी। तो ए को ले लिया हमने 2 4 6 8 और बी को ले लेते हैं 1 3 5 और 7 और सी को ले लेते हैं 2 3 5 9 और 10 ऐसे करके ले लिया। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो सबसे पहले बस मैं एक को प्रूव करवा के दिखा रहा हूँ तुम्हें, वैसे ही तुम लोग जो है इन सबको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमको निकालना है ए यूनियन बी और इसका कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी क्या है, ये है ए यूनियन बी निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ए और बी दोनों के एलिमेंट, तो पहले इसके लिख रहा हूँ मैं 2 4 6 8। तो यहाँ पे लिख दिया 2 4 6 और 8, ठीक है। उसके बाद 2 4 6 8 के बाद यहाँ पे 1 3 5 7 कुछ भी कॉमन नहीं है तो लिख दिया यहाँ पे 1 3 5 और 7। ये आ गया हमारे पास क्या, ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ पे मैंने इसका लगा करके कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन आ गया। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट है वो इनको छोड़ करके बाकी सारे आ जाने चाहिए। तो क्या 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 बच गया, एक तो 1, फिर 2 3 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 4 नहीं 3 तो आ रखा है, 1 भी आ रखा है। इसमें 1 आ गया, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, सब 9 और 10 बच गया केवल। तो 9 10 आ गया इसका, ये लिख दिया मैंने 9 10। तो ये तो आ गया हमारे पास क्या था, ये LHS, ये तो आ गया LHS। LHS इज इक्वल टू आ रहा है 9 10। अब आ जाओ राइट हैंड साइड RHS। RHS क्या है, तो RHS है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब हो गया कि ए के एलिमेंटों को छोड़ करके बाकी यूनिवर्सल सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सबको लिखना है हमको। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 और क्या आएगा 5, तो यहाँ पे 5 भी लिख देंगे, 7 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाओ। बी है 1 3 5 7। तो बी के एलिमेंटों को छोड़ करके बाकी सारे, तो कौन आ जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और क्या आ रहा है 8 9 और 10 भी आ रहा है। तो 9 और 10। कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है, तो इंटरसेक्शन का साइन का मतलब हो गया कॉमन। तो हम देखते हैं 9 और 10 कॉमन है, 9 10 यहाँ भी है और 9 10 यहाँ भी है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 10 ऐसे करके। तो तुम देख रहे होंगे LHS और RHS इक्वल हो गई, तो ये प्रूव हो गया। तो ऐसी बाकियों को प्रूव किया जा सकता है, तो इनको कर लेना। तो अब ऑपरेशन ऑन सेट हमने पढ़ लिया है, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइजों को सॉल्व करते हैं।